दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठा भाग जो है शिक्षा मनोविज्ञान का लेकर आ रहे हैं। अध्याय 12 देखेंगे, बुद्धि तथा इसका मापन। बुद्धि तथा इसका मापन। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि की प्रत्यय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार किया जाता है। बुद्धि के अध्ययन को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है: कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। स्मरण रहे कि जिसमें क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि का आकारिक स्वरूप। बुद्धि कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। कार्यात्मक बुद्धि के कार्य और बुद्धि क्या है। संरचनात्मक बुद्धि की संरचना, बुद्धि के सिद्धांत। क्रियात्मक बुद्धिमापन, बुद्धिमापन की तकनीक, बुद्धि परीक्षण का वर्णन। बुद्धि का स्वरूप, अर्थ एवं परिभाषा। यदि प्रश्न किया जाए कि बुद्धि क्या है, तो इस प्रश्न को लेकर मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की कोई स्पष्ट परिभाषा न देकर किसी समानार्थक शब्द जैसे विवेक, समायोजन, योग्यता, समझ इत्यादि के द्वारा समझाने का प्रयास किया। लेकिन बुद्धि शब्द का वास्तविक अर्थ अत्यंत जटिल तथा व्यापक है। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक की एक सभा या परिषद आयोजित की गई, लेकिन इस सभा में स्पष्ट रूप से कोई बुद्धि की परिभाषा परिभाषित नहीं की गई। स्मरण रहे कि तब 1921 ईस्वी में 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई भिन्न बुद्धि की परिभाषाओं को जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ने एक लेखों की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित की, जिसमें बुद्धि के संबंध में 14 भिन्न प्रत्यय देखने को मिले हैं। 1923 में बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, लेकिन सर्वमान्य के रूप में कोई बुद्धि की परिभाषा परिभाषित नहीं हुई। स्मरण रहे कि तब 1923 में औपचारिक रूप में सर्वप्रथम बोरिंग महोदय ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, या बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ध्यान दें, लेकिन प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था, जबकि संशोधन 1908-1911 में साइमन बिने के साथ करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। स्मरण रहे कि प्रोफेसर रास का मत है कि वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना, भाषा या योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। बुद्धि को अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे गीता सुंदर लड़की है, इसमें हमें गीता के प्रत्यक्षीकरण से सुंदरता का आभास होता है, अर्थात हमें सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, बल्कि हम गीता को देखते हैं और सुंदरता का आभास करते हैं। विवश रूप में मुँह से निकलता है कि वास्तव में वह सुंदर लड़की है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों से उसकी बौद्धिकता का अनुमान किया जा सकता है। एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। बुद्धि के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्नवत परिभाषा दी है, जैसे वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वह वर्किंघम, बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रिंटर, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। थार्डाइक, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कोलेशनिक के शब्दों में बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं, जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, बल्कि बुद्धि अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। अल्फ्रेड बिने के शब्दों में बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, जैसे ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना।
मैकडूगल, बुद्ध अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। डेविड वेस्लर, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। पुनः वेस्लर के शब्दों में, बुद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अल्फ्रेड बिने, बुद्धि बोध पर आधारित है या बुद्धि बोधगम्य। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, सामान्य तौर पर बुद्धि को वाक्य पूर्ति करने, अंकगणितीय समस्याएं हल करने, शब्दों और निर्देशों को समझाने की योग्यता कहा है। फ्रीमैन ने बुद्ध की उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करके बुद्ध को 3 भागों में परिभाषित किया जो निम्नवत है, जैसे अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि, संयोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। स्मरण रहे कि फ्रीमैन की बुद्धि परिभाषा में 3 तत्व समाहित हैं, जैसे अमूर्त, समायोजन, सीखने की योग्यता। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। बुद्धिमापन का इतिहास एक दृष्टि में परीक्षोपयोगी। वीवी सामंत के अनुसार भारत के लिए बुद्ध परीक्षण कोई नई बात नहीं है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में यथातथ रूप में बुद्ध परीक्षाओं के उल्लेख है, जैसे कठोपनिषद यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। छंदोग उपनिषद अरुण एवं उद्दालक के बीच संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य और उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला गार्गी के बीच तत्वमीमांसीय तत्वों, ईश्वर, जीव जगत तथा या दार्शनिक प्रश्नों पर संवाद होता है, जिसमें गार्गी को सफलता प्राप्त होती है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात और प्लेटो के बीच दार्शनिक संवाद का उल्लेख है। मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन राजा मिनांडर के बीच दार्शनिक संवाद की चर्चा है। शारीरिक रूप से भी बुद्धिमान की पहचान की जाती है, जैसे छितरे दांत वाला कोई ही मूर्ख होता है। अधिकांश छितरे दांत या दांतों के बीच अंतर वाले व्यक्ति अधिकांशतः बुद्धिमान होते हैं आदि। 1972 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेवेटर ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया है। 1796 में ग्रीनविच वेधशाला लंदन के किरणबुक नामक एक कर्मचारी के द्वारा ग्रहों की गति के समय को ज्ञात करने में त्रुटि की, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय जगत में बुद्धिमापन का कार्य आधुनिक दृष्टिकोण से होने लगा। बुद्ध परीक्षण का सबसे विस्तृत स्तर प्रथम बार कार्य फ्रांस में संपन्न हुआ। 1869 में जर्मन के लीपजिंग नामक नगर में विलियम्स वुड द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, जबकि भारत में कलकत्ता, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। 1890 में कैटल ने प्रथम बार मानसिक परीक्षा शब्द का प्रयोग किया। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि द्वारा किए गए कार्यों के संपादन के आधार पर बुद्धि को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अमूर्त बुद्धि तार्किक और चिंतनशील होते हैं, जैसे कलाकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक। सामाजिक बुद्धि सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। स्थूल बुद्धि वस्तुओं की समझ करने वाले होते हैं। स्थूल बुद्धि वाले व्यक्ति व्यापारी तथा भौतिकवादी होते हैं। बुद्धिलब्ध व्यक्तिगत बुद्धिमापन के लिए सबसे पहल पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने ने की थी। 1890 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने फ्रांस के प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययनरत मंद बुद्धि के बालकों के शिक्षा हेतु प्रयास किए। 1905 में दोनों
मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया है। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। 1908 और 1911 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में पुनः दोनों वैज्ञानिकों ने परिमार्जन किया। ध्यान दें, जर्मनी के विलियम स्टर्न और कुहलमैन ने 1912 में बुद्धिलब्धि का प्रयोग में लाने का परामर्श दिया था, लेकिन 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने साइमन परीक्षण का संशोधन किया और तभी से मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धिलब्ध आयु का प्रयोग होने लगा और इसी समय में बुद्धिलब्ध के या फार्मूला का विकास हुआ। बुद्धिलब्ध मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 है ना। आई को मेंटल एबिलिटी मानसिक आयु और 100। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष का है, तो उसकी बुद्धिलब्धि इस प्रकार निकाली जाती है। जैसे बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 है ना। 15 बराबर इतना। यदि बुद्धिलब्ध का अर्थ है कि यह बालक प्रखर बुद्धि का है, इस बुद्धिलब्ध का अर्थ है कि यह बालक प्रखर बुद्धि का है। बुद्धि परीक्षण एक दृष्टि में प्रथम प्रयास अल्फ्रेड बिने थियोडर साइमन 1905। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रथम सुझाव विलियम स्टर्न और कुहलमैन ने 1912 में दिया। बुद्धिलब्धि का प्रयोग टर्मैन ने 1916 में किया है। बिन साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध 3 से 15 वर्ष के बालकों से है, अर्थात पूर्व बाल्य अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक। स्मरणीय तथ्य बुद्धिलब्धि टर्मैन ने सन 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि की वितरण की तालिका तैयार की, जो निम्नवत है। जैसे कम बुद्धिलब्धि प्रतिशत याद रखने के लिए कोड वर्ग। नेक्स्ट है 130 से अधिक 2% जी प्रतिभाशाली जीनियस है ना। 121 से 130 के मध्य 7% है ना सुपीरियर यानी कि यस प्रखर बुद्धि। 111 से 120 16 ए तीव्र एबोव एवरेज। और 1991 से 110 50 ए सामान्य बुद्धि एवरेज। 80 से 92 16 FM मंद बुद्धि है ना फीबल माइंडेड। 80 0 से 80 7 डी अल्प बुद्धि डूल। 71 से कम 2 है ना IIM आइडिटो इम्बेशियल मायरोन। स्मरण है कि प्रतिभाशाली बच्चों का IQ कहीं कहीं 140 से अधिक दिया जाता है, लेकिन सामान्य सर्वमान्य मत 130 से अधिक है। बुद्धि के सिद्धांत और प्रवर्तक 2 खंड सिद्धांत स्पीयरमैन, 3 खंड सिद्धांत स्पीयरमैन है ना। 1 खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने साइमन स्टर्न और टर्मन। बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 1926। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन 1937। पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप बर्नर 1960। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत RV कैटल 1963। बुद्धि की संरचना सिद्धांत SI मॉडल JP गिलफोर्ड 1967। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे 1970। बहुबुद्धि सिद्धांत होमवर्ड गर्नर 1983। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985। बुद्धि का पास मॉडल JP दास 1994। स्मरण रहे कि बुद्धि के प्रमुख
सिद्धांतों की व्याख्या निम्नवत है। जैसे छात्र ध्यान दें, आयकों का प्रतिशत प्रारंभ से औसत समान बुद्धि तक के कम से अधिक हो रहा है और पुनः समान बुद्धि से अधिक से कम हो रहा है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को देने का मुख्य श्रेय पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने को दिया जाता है, लेकिन अल्फ्रेड बिने के साथ साथ एक कारक सिद्धांत के समर्थक साइमन, विलियम स्टर्न और टर्मन को भी माना जाता है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई माना गया है जो मानव के समस्त मानसिक क्रियाओं को संचालित करता है। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। बिने साइमन स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो बालक जिस आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के सभी उत्तर सत्य देता है तो उसकी मानसिक आयु वही मान ली जाती है। जैसे 6 वर्ष का बालक 5 वर्ष के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर सत्य दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष मानी जाती है। लेकिन यदि वह 8 वर्ष के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों का उत्तर सत्य दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाती है। छात्र ध्यान दें, अल्फ्रेड बिने साइमन स्केल के दोष। एक प्रमुख दोष यह है कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसकी मानसिक आयु जीवन आयु से कम मानी जाती है। वास्तविक आयु की तुलना में मानसिक आयु जितनी अधिक होगी, बालक की बुद्धि उतनी ही अधिक मानी जाएगी। इस प्रकार बुद्धि के माप को बुद्धिलब्धि आयु के रूप में व्यक्त किया जाता है। बिने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण 3 से 15 वर्ष के बालक बालिका के लिए निर्धारित किए गए थे। 11 एवं 13 वर्ष के वायु के लिए इस परीक्षण में कोई प्रश्न निर्धारित नहीं थे। छात्र इन्हें भी देखें। अल्फ्रेड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में 3 वर्ष की आयु के 5 प्रश्न निर्धारित थे। जैसे अपना नाम बताना, अपने मुंह, नाक और कान को उंगली से बताना, किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना, 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना, 2 अंकों को एक बार पुनः दोहराना जैसे 2 से 3, 3 से 7 और 6 से 8 आदि। बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि संरचना 2 कारकों से मिलकर बनी है। जैसे सामान्य योग्यता कारक है ना, या जनरल फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर को एक जन्मदाता या सहज प्रत्यय या प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। विशिष्ट योग्यता कारक यश फैक्टर। विशिष्ट योग्यता कारक को स्पीयरमैन ने यश फैक्टर नाम दिया है। स्पीयरमैन ने यश फैक्टर की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक सामान्यता मुख्य है। जैसे एक कार्य के लिए किसी व्यक्ति में यश कारक की मात्रा अधिक हो सकती है तो उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए यश कारक की प्रधानता कम हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति में संगीत में रुचि रखने का यश कारक अधिक हो सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति में पढ़ने का यश कारक कम हो सकता है ना। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। प्रत्येक बौद्धिक कार्य के लिए जी और यश फैक्टर दोनों का होना आवश्यक है। दोनों कारकों में जी फैक्टर का या जन्मजात कारक का सर्वाधिक महत्व है। यश कारक एक अर्जित योग्यता है जिसका अस्तित्व अनंत है।
छात्र ध्यान दें, स्पीयरमैन के बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत बुद्ध के अन्य कारक सिद्धांतों पर आधारशिला है सिद्धांतों का आधारशिला है। यश1 यश2 यश3 यश4 यश3 यश4 यश5 जी। बुद्ध के कारक सिद्धांत का रूपरेखा। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए बुद्धिजी एवं यश कारक के मिलने से नहीं होती है बल्कि बुद्धि बहुत से कारकों के मिलने से बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है और इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधि करता है। किसी भी मानसिक कार्य करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं जैसे अनेक कल पुर्जों के मिलने से मशीन का निर्माण होता है। जिस तरह प्रत्येक कलपुर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी अपना योगदान करके एक मशीन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मिलकर बुद्ध का निर्माण करती हैं। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्ध का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत की रूपरेखा। बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत 1937 में समूह कारक सिद्धांत की खोज करने का श्रेय एल थर्स्टन को है। समूह कारक सिद्धांत एक प्रकार से बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत और बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का मध्य स्तर का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। एल थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख करते हैं जिसमें 6 प्रधान कारक ही हैं। स्मरण रहे हैं कि समूह कारक सिद्धांत को प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या पीएमए टेस्ट की संज्ञा दी जाती है। एल थर्स्टन का मत है कि बुद्धि का निर्माण न तो सामान्य कारक और न ही अल्पसंख्यक कारकों से मिलकर बनी है बल्कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक कारकों से मिलकर बना है। समूह कारक सिद्धांत के प्राथमिक कारक निम्नवत हैं: शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थान संबंधी योग्यता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्यय संबंधी योग्यता, मानसिक क्षमता। होमर गर्टनर का बहुविध सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास गर्टनर ने 1983 में किया। इस सिद्धांत में गर्टनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्ध का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। उनके इस सिद्धांत का आधार उनके द्वारा न्यूरो मनोविज्ञान तथा मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध हैं। गार्टनर का मत है कि मस्तिष्क की क्षति होने से व्यक्ति की एक विशेष क्षमता यदि प्रतिभा हो जाती है परंतु उसका प्रभाव अन्य क्षमताओं पर नहीं पड़ता तो उस प्रभावित क्षमताओं को एक अलग बुद्धि माना जा सकता है। उसी तरह से कुछ व्यक्तियों में एक खास तरह की क्षमता असाधारण मात्रा में होती है जो अपने आप इस सिद्धांत की कसौटी के अनुसार एक अलग बुद्ध की श्रेणी की योग्यता रखती है। स्मरणीय तथ्य: होमर गर्टनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के प्रकार और अंत अवस्था है ना, बुद्ध के प्रकार अंत अवस्था, संगीतात्मक वायलिन वादक, भाषिक कवि, अंतर्वैयक्तिक मूर्तिकार, स्थानिक और खिलाड़ी। छात्र ध्यान दें कि इन सब की कसौटियों पर उपयोग करते हुए 1994 में गर्टनर ने कहा है कि अभी बुद्ध के 7 प्रकार हैं लेकिन सन 2000 में वे इसके 9 प्रकार में विभाजित किया है, अर्थात वे अपने अनुसंधान में संशोधन करते हैं जो निम्नवत है, जैसे भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिबुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत
बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। स्मरण रहे कि होमर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन से बुद्धि की आवश्यकता है? तो गतिक बुद्धि है ना। बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत, इस मॉडल का विकास जेपी दास, जैक नागलेरी तथा किर्बी द्वारा 1994 में विकसित किया गया। बुद्धि का यह सिद्धांत लुरिया द्वारा मस्तिष्क की संरचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इस सिद्धांत का संबंध सूचना संसाधन उपागम से है जो गत्यात्मक होता है। परिणाम स्वरूप यह किसी क्षमता के समान स्थिर नहीं होता। छात्र ध्यान दें, पास मॉडल के अनुसार बौद्धिक विकास की लुरिया द्वारा बतलाए गए 4 तरह के त्रिकीय तंत्र के आत्मनिर्भर कार्य सम्मिलित होते हैं। इसे मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। इन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित 4 तरह के संज्ञानात्मक कार्य संपन्न होते हैं, जैसे योजना है ना, योजना प्लानिंग और अवधान उत्तेजना, अटेंशन अरोसल, समकालीन सिमुलेशन, अनुक्रमिक और सक्सेसिव यानी कि पास। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को GEGF के नाम से जाना जाता है। पदानुक्रम सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में यानी पदानुक्रम के सबसे ऊपरी स्तर पर स्पीयरमैन के G फैक्टर को रखा गया है। होवर्ड गार्डनर ने बहुविध सिद्धांत का दूसरा नाम बहुविमात्मक यूपिटेट है ना। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए उत्तर मंदबुद्धि के बालकों को। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, SI मॉडल है ना। बीमा के नाम, बीमा तत्व की संख्या, विषय वस्तु 4, सक्रिया 5, परिणाम उत्पाद 6, टोटल 120, 5 चौको 20, छक्का 120। गिलफोर्ड ने प्रथम बीमा को उसने मानसिक क्रिया करते समय निश्चित विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया तथा विभिन्न मानसिक क्रियाओं में 4 प्रकार की विषय वस्तु निहित हो सकती है। गिलफोर्ड का त्रिमूखी सिद्धांत परीक्षा उपयोगी तथ्य। गिलफोर्ड का त्रिमूखी इधर है, यह है उत्पाद, इकाई, वर्ग, संबंध, तंत्र, परिवर्तन, आशय, दृश्य, श्रवण, संकेती, अर्थगत, विषय वस्तु और व्यवहार परक। EBI सक्रिय मूल्यांकन, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा स्मृति संज्ञान। बीमा विषय वस्तु। प्रथम बीमा विषय वस्तु का विशेष संबंध है। आकृति चित्रों से, सांकेतिक संकेतों से, शाब्दिक शब्दों से, व्यवहारिक वाह तथा आंतरिक व्यवहार से। बीमा सक्रिय संज्ञान अधिगम का प्रथम चरण, स्मरण, ध्यान, परंपरागत चिंतन, रूढ़िगत ढंग से चिंतन करना। गैर परंपरागत चिंतन, नवीन चिंतन, मूल्यांकन, निष्कर्ष। JP गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत में अंतिम बीमा के रूप में परिणाम या उत्पादन को रखा जो भिन्न प्रकार की विशिष्ट वस्तुओं के साथ विभिन्न मानसिक सक्रियाओं को करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। JP गिलफोर्ड ने परिणाम या उत्पादन को 6 भागों में विभाजित किया, जैसे
सूचनाओं की इकाइयाँ, सूचना इकाइयों के वर्ग, वर्ग इकाइयों के संबंध, संबंध, सूचना प्रणाली, सूचना प्रक्रिया, प्रत्यावर्तन प्रणाली, स्थानांतरण, निहितार्थ प्रणाली, आशय। इस प्रकार स्पष्ट है कि जेबी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के सिद्धांत के आधार पर बुद्धि की व्याख्या 3 बीमाओं के आधार पर किया है। विषय वस्तु बीमा के 4 कारक, सक्रिय के 5 कारक तथा उत्पादन के 6 कारक हैं। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार 120 प्रकार के कारक हो सकते हैं जो मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित हैं। विषय वस्तु में आकृति, श्रवण और सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक 5 तत्व भी आते हैं। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार 5 पचम 25 छक्का 5 पचम 25 25 छक्का 150 25 छक्का 150 प्रकार के कारक हो सकते हैं जो मानसिक क्रियाओं में शामिल हैं। स्मरण रहे कि विषय वस्तु का तत्व स्मरण रहे। बुद्धि प्रशिक्षण के प्रकार। बुद्धि का मापन करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक बुद्धि प्रशिक्षण सिद्धांत दिए हैं। बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुति के आधार पर प्रारंभ में 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण और सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण। छात्र ध्यान दें, कुछ बुद्धि प्रशिक्षण की प्रस्तुति में भाषा का प्रयोग होता है तो कुछ में संकेतों एवं चित्रों के आधार पर होता है। इस प्रकार भाषा और चित्र का प्रयोग होने के कारण पुनः बुद्धि प्रशिक्षण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे शाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण, भाषा का प्रयोग, अशाब्दिक का बुद्धि परीक्षण, चित्रों का प्रयोग। उपयुक्त दोनों वर्गों के मिश्रण से बुद्धि परीक्षणों को 4 वर्गों में रखा गया है। 4 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट है भाषा, शाब्दिक, व्यक्तिगत बुद्धि, चित्र, अशाब्दिक, व्यक्तिगत, भाषा, शाब्दिक, समूह, चित्र, आवश्यक, अशाब्दिक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धिगत परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के सामने परीक्षण समस्याओं को रखता है और परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया के आधार पर परीक्षणकर्ता उसकी बौद्धिक क्षमता का मापन करता है। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता को कुशल परीक्षक होना आवश्यक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के बीच मधुर संबंध का होना आवश्यक है। उदासीन स्थिति में परीक्षण की विश्वसनीयता स्थापित नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक एवं अशाब्दिक प्रश्न परीक्षार्थी के सामने रखे जाते हैं। इस परीक्षण में विश्वसनीयता या वैधता या सत्यता पाई जाती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उपयोग मानसिक निदान के लिए, छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु, पिछड़े बालकों के लिए, मंद बुद्धि के बालकों के लिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से संबंधित निम्नवत मनोवैज्ञानिक है, जैसे विन साइमन, स्टैनफोर्ड टर्मन, भाटिया बुद्धि प्रशिक्षण और डेविड वैसलर बुद्धि प्रशिक्षण। छात्र ध्यान दें, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय और धन अधिक लगता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय में प्रारंभ हुआ। सेना में सैनिकों की अधिक संख्या में भर्ती कराने के लिए सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। स्मरणीय तथ्य। सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण में अंग्रेजी जानने और न जानने वालों के लिए 2 कोड का प्रयोग किया गया, जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण, है ना, आर्मी बीटा प्रशिक्षण। अंग्रेजी जानने वालों के लिए था, अंग्रेजी न जानने वालों के लिए था। आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी जानने वालों के लिए था, आर्मी बीटा प्रशिक्षण अंग्रेजी न जानने वालों के लिए था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक साथ अनेक व्यक्तियों का परीक्षण होता है।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन व श्रम की बचत होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के बीच मधुर संबंध का होना आवश्यक नहीं है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता या वैधता की मात्रा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा कम रहती है। जलोटा बुद्धि परीक्षण और टंडन बुद्धि परीक्षण, मेहता बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। तो कुशल प्रशिक्षक का होना आवश्यक है, कुशल प्रशिक्षक का होना आवश्यक नहीं है। परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के बीच मधुर संबंध का होना आवश्यक है। परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के बीच मधुर संबंध का होना आवश्यक नहीं है। यह छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है या परीक्षण वयस्कों के लिए उपयुक्त है। इस परीक्षण में कठिन प्रश्न होते हैं, इस परीक्षण में सरल प्रश्न रखे जाते हैं। प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता का अभाव है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में धन अधिक लगता है, इस परीक्षण में धन कम लगता है। समय अधिक लगता है, समय कम लगता है। प्रश्न बनाने में कठिनाई, प्रश्न सरलता से बन जाते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता विद्यार्थी के सामने समस्याओं को शब्दों या भाषा के रूप में प्रस्तुत करता और परीक्षार्थी भी शब्दों या भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है या उत्तर देता है, तो उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ध्यान दें, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को पीपीटी के नाम से या कागज कलम परीक्षण के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सत्यता अधिक होती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण समानता वस्तुनिष्ठ होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणकर्ता सीधे तौर पर परीक्षार्थी के सामने संकेतों और चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को प्रस्तुत करता है तथा परीक्षार्थी भी उसी माध्यम से उत्तर देता है। उसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कुछ कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और कुछ निर्देश भाषा के माध्यम से दिए जाते हैं। उपयुक्त परिस्थिति के कारण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को 2 वर्गों में विभाजित किया है, जैसे क्रियात्मक परीक्षण और कागज कलम परीक्षण, है ना। वह बुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक है, जैसे होवर्ड गार्डन। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आर.वी. कैटल। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? लिप्जिंग नगर, जर्मनी। कौन कर्मचारी ग्रीनविच वेधशाला में त्रुटि की थी? तो किरण ब्रुक्स। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष को बालकों से है? तो 3 से 15। किस सन में टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था? तो 1916 में। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो फिलिप बर्नन। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रवर्तक है स्पीयरमैन। जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 71 से कम। जेपी गिलफोर्ड के त्रिविमा के सिद्धांत में उत्पाद बीमा के कितने तत्व या कारक हैं? तो 6 कारक हैं। बुद्धि प्रशिक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ होती है? तो फ्रांस। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया है? तो लेवेटर। भारत में बुद्धि प्रशिक्षण का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ में मानी गई है। विनय साइमन परीक्षण का भारतीय अनुकूलन से भारत में बुद्धि प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। डॉक्टर C.H. राइस को यह श्रेय मिलता है, जिन्होंने 1922 में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का अनुकूलन किया था और 1922 में ही हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण के नाम से इसका प्रकाशन हुआ है। सन 1927 ईस्वी में डॉक्टर जे मोरे ने शाब्दिक समूह परीक्षण तथा प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण बनाई। इसके अतिरिक्त अलेक्जेंडर द्वारा बनाए गए क्रियात्मक परीक्षण समूह के आधार पर डॉक्टर भाटिया ने अपना क्रियात्मक परीक्षण समूह तैयार किया है। क्रियात्मक परीक्षण समूह में 5 परीक्षण सम्मिलित किए गए हैं, जैसे अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स, कोइज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, पिक्चर और कंस्ट्रक्शन परीक्षण। भारत में विकसित महत्वपूर्ण बुद्धि प्रशिक्षण निम्न है।
निम्नवत है। एक दृष्टि में डॉक्टर सोहन लाल, इलाहाबाद इंटेलिजेंस परीक्षण 1942। एम.एस. मोहसिन बिहार सामान्य बुद्धि परीक्षण 1943। डॉक्टर सी.एम. भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह 1955। प्रयाग महता सामूहिक परीक्षण 1961। डॉक्टर आर.के. टंडन सामूहिक मानसिक योग्यता 1961। डॉक्टर एस. जलोटा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963। मालिन्स भारतीय बच्चों के लिए वैश्विक बुद्धिमपनी 1969। आर.के. ओझा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 1970। डॉक्टर पी.एन. मेहरोत्रा मिक्स्ड टाइप ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 1971। ए.एन. मिश्रा ह्यूमन फिगर ड्राइविंग टेस्ट 1976। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनो को बुद्धिमापन प्रशिक्षण का आधुनिक युग का पिता माना जाता है। स्टेनबर्ग की बुद्धि की त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 सिद्धांत निम्नवत हैं, जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। बुद्धि प्रशिक्षण का शिक्षा में अनेक उपयोग, जैसे कक्षा में प्रवेश लेने में मदद, व्यावसायिक निर्देश के लिए, अभिभावकों के निर्देश के लिए, शिक्षकों के चयन हेतु, मंद बुद्धि के बालकों के लिए, मानसिक बीमारियों के उपचार, शैक्षिक निर्देशों के लिए, शैक्षिक दुर्बलता का निदान, छात्रों का श्रेणीकरण करना और प्रखर छात्रों के लिए, समस्या मूलक बालकों के लिए, कक्षोन्नत के बारे में निर्णय में सहायता। कितने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किया है? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किया है? तो होवर्ड गार्नर ने 1983 में। होवर्ड गार्नर ने एक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार हो सकती है। बुद्धिलब्ध की अवधारणा दी गई है ईस्टर्न के द्वारा। होवर्ड गार्नर का बहुविध सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। होवर्ड गार्नर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। स्पीयरमैन की बुद्धि की परिभाषा में सामान्य कारक संवेगात्मक बुद्धि बहुविध सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट है बहुविध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव और भिन्न बुद्धियों के मापन संभव नहीं है। होवर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण विशेषताएं पर बल देता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगा जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मान कहता है बुद्धि का। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पीयरमैन ने। बुद्धिलब्ध कितने सूत्र हैं? बुद्धिलब्ध निकालने के सूत्र हैं तो मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या तत्व है? कालानुक्रमिक आयु से
व्युत्क्रमी संबंध है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बौद्धिक खेल। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की वैधता उच्च हो, जब परीक्षण की वैधता युक्त हो। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उत्तर है 12 वर्ष, है ना। नेक्स्ट है बुद्ध के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं तो है विनय, टर्मन और स्टर्न। आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा के जानकार से संबंधित है? तो अंग्रेजी। एडवर्ड एन थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है अमूर्त। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध के समय हुआ है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। किस युद्ध परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है? तो सामूहिक बुद्ध प्रशिक्षण में, है ना। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। बुद्ध को किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है? तो थॉर्नडाइक ने। बुद्ध के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो जीन पियाजे। बुद्ध वही है जो बुद्ध प्रशिक्षण को मापता है, किसका मत है? बोरिंग का। फ्रीमैन की परिभाषा में कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के पिता है थॉर्नडाइक। बुद्ध के बहुविध सिद्धांत के पिता हैं होवर्ड गार्डनर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्ध के पास मॉडल की खोज किसने की है? जेपी दास ने। जड़ बुद्ध की बुद्धिलब्धि होती है 71 से कम। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? तो लिपजिंग नगर में। हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में। हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ था? तो डॉक्टर डी.एस. राइस। क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो भाटिया की। शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? तो डॉक्टर जे. मोरे। बुद्ध का त्रियामी सिद्धांत किसका है? जेपी गिलफोर्ड। बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के पिता थे थर्स्टन। पदानुक्रम बुद्ध सिद्धांत के पिता थे तो बर्नर। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, मत है तो लेवेटर का। आईक्यू को परिभाषित किया था तो विलियम स्टर्न। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। किस परीक्षण में धन की बचत होती है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल थे। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो 12 वर्ष। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है? तो है धनात्मक संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।